हेलो डियर फ्रेंड, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ आज हम आपके लिए विद्युत धारा से जो हम पिछले क्लास में पढ़ा रखे थे उसके आगे आज हम आपके लेकर आए हैं। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस क्लास में आपको रेसिस्टेंस के बारे में बता चुके हैं। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और जो ओम है उसका ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR, ये सब सारा कुछ हम डिटेल बता रखे। हम कैसे किसी चालक के तार, किसी भी तार के बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं कि वह चालक है, वह कुचालक है या अर्धचालक है, ये सब सारा हम डिटेल में बता रखे हैं। और हमने पिछले क्लास में कुछ डिवाइस का भी नाम बताया था, जैसे गैल्वेनोमीटर, आममीटर, वोल्टमीटर, और ये सब का डिवाइस के बारे में भी बताए थे। ये क्या करता है और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, ये सब सारा हम प्रीवियस क्लास में बता रखे हैं। तो आज हम लोग जो प्रतिरोध होता है उसका संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रतिरोध का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं। जो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वह होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। क्या कहते हैं? श्रृंखला संयोजन। इसी को भी दूसरा नाम है श्रेणी क्रम, भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जो दूसरा होता है वह कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पार्श्व क्रम। क्या कहलाता है? पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर इसको समानांतर क्रम संयोजन भी कहा जाता है। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको होता क्या है कि वो कभी कभी एक क्वेश्चन जो आता है, न्यूमेरिकल जो आता है, उसमें वो पार्श्व क्रम न लिख करके समानांतर क्रम लिख देता है, और कभी कभी समानांतर क्रम न लिख करके पार्श्व क्रम लिख देता है। दोनों का हिंदी ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा हिंदी क्या होता है। अब हम ये समझे कि पार्श्व क्रम किसको कहेंगे, श्रृंखला क्रम किसको कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीरीज, इधर है सीरीज कॉम्बिनेशन और इधर है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज में, देखिए प्रतिरोध कैसे होता है। देखिए प्रतिरोध का सिंबल होता है एक इस तरह से। ये मान लीजिए कि दो प्रतिरोध हमारे पास है, एक है R1 और एक R2 प्रतिरोध है। ये इस तरह से R2 प्रतिरोध, और हमारे पास एक और प्रतिरोध है 3। हमारे पास टोटल 3 प्रतिरोध है, और सभी का क्या है, सभी का जो वैल्यू है वह एक अलग अलग है। सभी का जो मान है, ये कुछ अलग ओम का प्रतिरोध है, ये कुछ अलग ओम का प्रतिरोध है, और ये कुछ अलग ओम का प्रतिरोध है। अब बोला गया है कि इसको आप सीरीज में जोड़िए। तो देखिए सीरीज में कैसे जोड़ेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक प्रतिरोध का, जितना भी हमारे पास प्रतिरोध है, सारे प्रतिरोध का 2-2 सिरा दिख रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दिख रहा होगा आपको सारे प्रतिरोध का 2-2 सिरा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इसमें कहता क्या है सीरीज में कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आगे इसी प्रकार से जुड़ा हो, तो अब हम उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि जैसे आदमी लाइन लगता है ना, जब किसी पंक्ति में खड़ा हो, कैसे एक के आगे एक, एक के आगे एक, तो आप उस आदमी जो खड़ा है उसको आप मान लीजिए कि वो सब क्या है, प्रतिरोध है। और सब का सिरा है तो 2 हाथ है, 2 हाथ है, तो बगल में आपका जो आदमी खड़ा होगा उसके पास भी 2 हाथ होगा, तो उसका जो पहला हाथ होगा ना, आप अपने दूसरे हाथ से उसको पकड़ लीजिए, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी तो उधर हाथ होगा, तो वो जो हाथ होगा वो क्या करेगा, उसके आगे पकड़ लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए जैसे इस तरह से ये आदमी है, तो इसका एक हाथ यहाँ पे दिख रहा है कि खाली है इस तरह से, और एक आदमी यहाँ भी है, तो ये क्या करेगा, इसका भी तो 2 हाथ होगा, तो क्या करना है, यहाँ से कॉम्बिनेशन कर देना है। तो क्या हो गया, एक प्रतिरोधी R1 हो गया आपका, R2 हो गया, ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गया। फिर एक आदमी और खड़ा है, यहाँ भी है, ये तीसरा प्रतिरोध मान लीजिए कि आदमी है। आदमी जो यहाँ पर क्या प्रतिरोध को सूचित कर रहा है, तो इसके पास भी तो 2 हाथ होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसके बगल में जो खड़ा होगा यहाँ जोड़ देंगे, अगर इसका सिरा खाली हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं कि ये जो जोड़े हैं हम लोग
ये श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और ये जब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका पूरा इस तरह से हो जाएगा। और इसमें विद्युत धारा कैसे परिचालित होगा, जब तक आप इसमें बैटरी वगैरह नहीं लगाइएगा, ऊर्जा स्रोत नहीं दीजिएगा, तब तक क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। ये हमने लगा दिया एक स्विच, अभी ये स्विच क्लोज है। ये हो गया प्लस, ये बैटरी लगा दिए। ये हो गया प्रतिरोध हम लोगों का, एक R1 R2 R3। इस तरह से जो हम लोग प्रतिरोध लगा दिए, संयोजन हो गया, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसमें कहता है कि सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर। तो अभी हम 3 प्रतिरोध लिए थे एग्जाम्पल में, तो देखिए, तो सिरा तो होगा ना, देखिए सबका टर्मिनल जरूर होगा, सिरा मतलब टर्मिनल। ये हमने बना दिया एक प्रतिरोध, ये हमने बना दिया 2 प्रतिरोध, और एक हमने और बना दिया ये इसका तीसरा प्रतिरोध, ये हो गया थर्ड। अब कहता है कि सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक टर्मिनल पे होना चाहिए। मतलब कि जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर जमा होना चाहिए। तो देखिए हो गया कि नहीं, ये इस तरह से। और इधर जो बच गया है, इसको क्या होना चाहिए, एक बिंदु पर होना चाहिए। ये इस तरह से हो गया। तो अगर ये इस तरह से हो गया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट प्रवाहित हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक स्विच, स्विच यहाँ पर अभी क्या है, स्विच यहाँ पे क्लोज है, स्विच क्लोज। अगर यहाँ पर विद्युत धारा का चालन हो रहा होगा तो स्विच आपका क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। आपने स्विच क्लोज यहाँ पर बोला, ये बंद कर दिया है, इसको खुला नहीं रखा है, परिपथ बंद है, इसी वजह से। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर होगा और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होगा। और इसको कोई भी संयोजन तार से अगर जोड़ देंगे तो इस तरह से सर्किट जो है आपका जो प्रतिरोध है वह क्या होगा, समानांतर क्रम में जुड़ जाएगा। अब इसमें से हम ये देखें कि आपको इसमें से काम के लायक क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए, जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा I, तो श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जैसे कि 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, तो सारे प्रतिरोधों में विद्युत धारा जो होगा वह बराबर होगा। मतलब कि सब में क्या होगा, एक ही करंट सारा में प्रवाहित होगा। जैसे कि अगर हम मान ले, हमने सिर्फ माना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर आपका 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें भी 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर होगा और इसमें भी 5 एम्पियर होगा। क्यों 5 एम्पियर में होगा, क्योंकि ये सारे प्रतिरोध जो हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक बात आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा, क्या होगा, समान विद्युत धारा होगा सभी प्रतिरोधों में। अगर इस पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें करंट अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर जैसे ये पहुँचेगा इस टर्मिनल के पास, तो यहाँ पर इसके पास करंट जाने का 3 रास्ता है। ये भी रास्ता से जा सकता है, ये भी रास्ता से जा सकता है और इस वाले रास्ते से भी जा सकता है। और यहाँ पर चूँकि आप प्रतिरोध लगा रखे हैं, इसलिए इसके पास चॉइस है कि वो तीनों में जाएगा। क्या होगा, तीनों में जाएगा। अगर तीनों में जाएगा तो वो क्या होगा, चूँकि यहाँ पर प्रतिरोध चूँकि अलग अलग है, इसलिए सारे प्रतिरोध में अलग अलग हिसाब से करंट जाएगा। तो इसमें कुछ अलग करंट जाएगा, इसमें कुछ अलग करंट जाएगा और इसमें भी कुछ अलग करंट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ विभिन्न प्रतिरोधों में विभिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ये सब आपका 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है स्टेटमेंट के तौर पे। तो विभिन्न प्रतिरोधों में विभिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आगे देखिए ये यहाँ पर आप जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, भी वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं, वह क्या होगा, इन सभी में अलग अलग बढ़ जाएगा। आप जितना यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो सारे में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वह इस तरह से बटेगा कि जब आप तीनों का वोल्टेज अगर जोड़िएगा तो वापस से
जितना आप अप्लाई किए थे ना वोल्टेज उतना ही आ जाएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 12 वोल्ट लगा दिए, कितना वोल्टेज लगा दिए, 12 वोल्ट आप यहाँ पे लगा दिए, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें चला जाएगा, मान लीजिए कि इसमें चला गया आपका 3 ओम चला गया, 3 वोल्ट चला गया, इसमें चला गया आपके पास 4 वोल्ट चला गया, तो कितना हो गया 4 और 3 7, बाकी जो 5 वोल्टेज बचा है वो इसमें चला जाएगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से वोल्टेज बट जाएगा। लेकिन किस तरह से, इस तरह से बटेगा कि अगर आप इसको वापस जोड़िएगा तो ये जितना आप अप्लाई किए हैं ना उतना वोल्टेज आना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग वोल्टेज बटता है। अगर वोल्टेज की बात होगा तो अलग अलग प्रतिरोधों में हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये हम श्रेणी क्रम के लिए लिख रहे हैं। अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर होता है या वोल्टेज होता है। फिर अगर यहाँ पे दूसरा बात करें कि इसमें क्या होगा पार्श्व क्रम में, तो इसमें क्या होगा, सारे प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में जो भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, सभी प्रतिरोधों में समान विभवांतर होता है। क्या होता है, समान विभवांतर होता है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। देखिए तो अगर पूछेगा कि श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध बताइए, तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वह सभी प्रतिरोधों का योग होगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सभी प्रतिरोधों का योग, सभी प्रतिरोधों का क्या होगा, यह योग होगा। अगर आपके पास 3 प्रतिरोध है यहाँ पर, तो हम तीनों प्रतिरोधों का जो वैल्यू देगा उसको जोड़ देंगे। मान लिया यहाँ पे दिया आपके पास 2 ओम दिया, यहाँ पे 4 ओम दिया और यहाँ पे 6 ओम दे दिया, तो हम क्या करेंगे 2 + 4 और +6, तो कितना टोटल होगा 4 2 6 और 6 12, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह 12 ओम का होगा। तो ये हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। अगर पूछेगा कि इसमें बताइए आप कि इसमें क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध, किसमें, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप देखिए समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह कुछ इस तरह से होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, यह क्या होगा। और यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं REQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखना है 1 डिवाइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से ये हमारा आपका होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और अगर हम आगे बात करें, ये जो समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला लिखे हैं वो काफ़ी काम का चीज़ है। वो हम इस पर आपका न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान, कम टाइम टेकिंग, एकदम कम टाइम टेकिंग और जल्दी से बनने वाला होता है। और देखिए ये जो समतुल्य प्रतिरोध का एक बिहेवियर यह है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दिए गए सभी प्रतिरोधों से अधिक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दिमाग का यूज़ करते हैं तो आपको 1 सेकंड में बन जाएगा। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दिए गए सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा होता है, दिए गए सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा होता है। और चौथा में क्या होगा, इसका पार्श्व क्रम में इसका उल्टा होगा। पार्श्व क्रम में क्या होगा कि पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, पार्श्व क्रम में इस बार इस क्वेश्चन के आने की 100% संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका 10th बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, इस वजह से संभावना पूरी है कि इस बार क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, तो स्टेटमेंट इसका ये है, पहले स्टेटमेंट पढ़ ले फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध दिए गए सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है। तो यह बात का ध्यान रखेंगे। और हम इसमें जो आपसे एक क्या कहता है कि बोल देगा कि 4 बल्ब श्रेणी में लगे हुए हैं
और उसमें से एक बल्ब जल गया, एक बल्ब बुझ गया है, मतलब एक बल्ब फ्यूज हो गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे स्टेटमेंट भी करके क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। या फिर आपको ये दे देगा कि 4 बल्ब हैं जो कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, बताइए बाकी फ्यूज का क्या, बाकी बल्ब का क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे घरेलू विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। हमारे घरेलू विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, बल्ब, पंखा, कूलर, टीवी, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उस घरेलू विद्युत उपकरण में एक होता है फ्यूज। वह जो फ्यूज होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वह किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वह विद्युन्मय तार के साथ, यानी कि जो मेंस वाला वायर होता है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हम बल्ब की बात कर रहे थे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, इस जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है उस रेसिस्टेंस के जगह पर हमने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया। ऐसे यहाँ भी हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया। आपको पता है कि बल्ब में भी प्रतिरोध है और बल्ब भी क्या है, हम कह सकते हैं बल्ब भी एक तरह से प्रतिरोध ही तो है, वह भी वोल्टेज कंज्यूम करता है। ये हमने लगा दिया 3 बल्ब। अब बोला है ये कि क्या हुआ कि इसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया है, मतलब ये वाला बल्ब जो है वह फ्यूज हो गया है, तो बाकी बचे बल्ब के साथ क्या होगा। तो देखिए, ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा तो फ्यूज होगा तो पता है क्या होगा, इसका जो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था फ्यूज हो गया है, तो वो कहीं से कहीं तक क्या होगा, बाधित हो जाएगा। मतलब इसका सर्किट जो है वह अधूरा हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। और पता है आपको कि सर्किट जब ओपन हो, खुला परिपथ हो, तो उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अतः जैसे ही एक बल्ब फ्यूज होगा तो सारा बल्ब ऑटोमेटिक क्या होगा, बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक बल्ब खराब होने से सारा बल्ब काम करना बंद कर दिया, तो इसमें हमारी हानि है। अतः हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, घरेलू विद्युत उपकरण होता है, हम उसको श्रेणी क्रम में न जोड़ करके समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एक बल्ब खराब होगा तो सारा बल्ब काम करना बंद कर देगा। अगर हम इसकी बात करें कि हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है और एक बल्ब यहाँ लगा दिया है, इसमें क्या है कि इसमें कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया, मान लीजिए कि ये मिडिल वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो बाकी बल्ब का क्या होगा। तो बाकी बल्ब जो होंगे उनके लिए देखा जाए तो देखिए, करंट तीनों परिपथ में जा रहा था, केवल इस परिपथ में बल्ब फ्यूज हो गया है, बाकी परिपथ में तो ठीक ठाक है, उसमें तो बल्ब जलेगा ना, करंट जा रहा है। तो ये क्या होगा, समानांतर क्रम में अगर कोई एक उपकरण खराब हो भी जाए तो बाकी उपकरण स्वतः काम करते रहते हैं, इसीलिए घरेलू उपकरण को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। और जब हम समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वह दिए गए सभी प्रतिरोधों से अधिक आता है। और इसमें जो होता है सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तब उसमें होता क्या है कि दिए गए सभी प्रतिरोधों से मान छोटा आता है। अगर यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया है और सिर्फ 2 प्रतिरोध का बोला गया है, सिर्फ 2 ही प्रतिरोध है, इस तरह से अगर इस तरह से आपको सिर्फ 2 ही प्रतिरोध दिया हुआ है और जो कि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो R1 × R2 मतलब कि पहले प्रतिरोध का मान गुना दूसरा प्रतिरोध का मान बट्टा में दोनों प्रतिरोधों का जोड़, आप यहाँ से एक लाइन में ला सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तो उसको उलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती आएगा ना। तो और यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला से क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा 2 प्रतिरोधों के लिए। तो ये सारा कुछ डिस्कस हो गया किसके लिए, श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में किस तरह से प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट मिलता है। और देखिए, पहचानने का एक और भी नियम है कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समानांतर क्रम में है। तो देखिए, यहाँ पर यह लिखा रहेगा, यह भी पहचानने का नियम है कि यह जो है अप्लाइड वोल्टेज = सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यह भी पहचानने का नियम है। और यहाँ पर पहचानने का क्या नियम है कि टोटल करंट =
सम ऑफ ऑल करेंट पासिंग थ्रू द गिवन रेसिस्टेंसेस। तो ये तरीका है समानांतर क्रम पहचानने का, और ये तरीका है किसका, श्रेणी क्रम पहचानने का। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए है जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है? आप कभी भी कोई भी विद्युत उपकरण जब आप यूज किए होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप टीवी यूज करते हैं, तो टीवी जब यूज करते हैं तो आप उसमें जो भी करंट देते हैं, वह जो करंट देते हैं वह 2 रुपये में खर्च होती है। पहला जो टीवी का काम है, पिक्चर दिखाना, फिल्म दिखाना, जो भी उसका काम है वो तो काम करता ही है, साथ में उसका जो दूसरा परिणाम होता है उसको बार लगातार चलाने से, कि वह जो टीवी है वो गर्म हो जाता है। आप अपने घर में फ्रिज चलाते हैं तो उसका काम है अंदर रखी वस्तुओं को, फ्रिज के अंदर रखी वस्तुओं को ठंडा करना, तो वो ठंडा तो करता ही है, साथ में वो हीट भी हो जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि हम जो भी करंट देते हैं वह 2 रुपये में खर्च हो जाती है। पहला उसका उपयोगी कार्य जो उसका काम है, और दूसरा तापमान में वृद्धि हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। आप अपना मोबाइल को ही अगर लगातार यूज करिएगा तो मोबाइल क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वो क्या है, तो जूल का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत उपकरण को दी गई विभवांतर, किसी विद्युत उपकरण को दिया गया, किसी विद्युत उपकरण को दिया गया विभवांतर 2 रूपों में खर्च होता है। कौन कौन? पहला उपयोगी कार्य, जो उसका काम है, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि टीवी का काम है चलना, तो वो आपको सिनेमा दिखाएगा। फ्रिज का काम है वस्तु को ठंडा करना, तो उसका उपयोगी कार्य है। पंखा का काम है हवा देना, तो हवा देगा आपको, उसका उपयोगी कार्य है, मतलब कि यूजफुल वर्क में ख़त्म होगा पहले। और जैसे जैसे आप इस सब डिवाइस को यूज करिएगा तो वो क्या होगा, डिवाइस के तापमान में वृद्धि भी तो होगा। क्या होगा, तापमान में वृद्धि भी तो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये पूरे स्टेटमेंट को ही कहते हैं, इसे जूल का नियम कहते हैं। समझ गए होंगे। और पता है इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी कहते हैं। इसे यहीं से बनता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो कहता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोले पहले फॉर्मूला चाहिए आपके पास। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई यहाँ से यहाँ तक कोई तार है जिसका कि लंबाई जो है L है, ठीक है। L लंबाई का हमारे पास क्या है, एक वायर है, और इसमें क्या हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें कितना हीट उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा हीट बराबर, हीट जो होता है वह विद्युत धारा के समान वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के, इसका प्रतिरोध भी दिया हुआ है R, अगर कोई तार है तो उसका प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, प्रतिरोध भी होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, और कितना मान लें कि T समय तक इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, समय के भी समानुपाती होता है। तो ये तीनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है H बराबर I² RT आता है। यही वो फॉर्मूला है जो ये बताता है कि इस चालक तार में I विद्युत धारा R प्रतिरोध के तार में T समय तक प्रवाहित होगा तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। और जब हम इसका यूनिट, जब इस आंसर आ जाएगा तो इसका यूनिट में क्या लगाएंगे, तो उत्पन्न ऊष्मा का SI मात्रक यहाँ पर होगा जूल लगाना है आपको। क्या लगाना है, जूल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट 3 को ये दे सकता है और पूछेगा कि किसी चालक तार में प्रवाहित, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के होती है वर्ग के समानुपाती, केवल समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको वर्ग के समानुपाती जो ऑप्शन होगा वही टिक करना है। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस जूल के नियम पर, यानी कि विद्युत धारा के उसमें आधार पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कार्य करते हैं, तो उसका नाम आप जरूर से ज़रूर याद करें। देखिए कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है या फिर जूल के नियम पर आधारित है। तो इस नियम पर आधारित यंत्र, जूल के नियम पर आधारित यंत्र, देखिए पहला विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में जो वायर
जो मुड़ा हुआ वायर होता है, जो देखे होंगे कि इस तरह से ऐसे रहता है, ये आपका मान लेगा अगर विद्युत हीटर है तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, कुंडली युक्त तार लगा हुआ होता है इस तरह से ऐसे ऐसे, ये इधर जुड़ा रहेगा, इधर जुड़ा रहेगा। तो ये वाला जो कुंडली युक्त तार है यह किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ये जो जुड़ा होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, तभी तो ज़्यादा प्रतिरोध किस में आता है, श्रेणी क्रम में आता है। उसके बाद पूछेगा कि इस जो कुंडली युक्त तार है इसको कहते क्या है, इसको नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम एलिमेंट ही है। आपको इसी तरह से इसको याद करना है कि इसको एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम तत्व कर दिए, नहीं, आपको इसको एलिमेंट ही याद रखना है उसी तरह से जो लिखा हुआ है। फिर पूछ सकता है कि बताइए तार क्या होता है, इसमें जो तार होता है वो किसका होता है, तो इसका तार जो होता है वह निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है। तो ये हो गया विद्युत हीटर। विद्युत हीटर किस पर काम करता है, जूल के नियम पर कार्य करता है। उसके बाद है आपके पास आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वह जिसे कपड़ा आयरन किया जाता है। कपड़ा आयरन बनाने में किसका यूज होता है, तो क्रोमियम का यूज होता है। किसका यूज होता है, क्रोमियम। फिर आगे के पूछे और कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इस पर काम करता है, तो विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन जो होता है, उसको क्या होता है वह जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है या वोल्टेज में जाता है तो क्या होता है वह हीट होता है, और हीट होने पर क्या होता है वह चमकता है, उससे वजह क्या होता है, रोशनी करता है। उसके बाद आता है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन कभी देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, उसके पास एक तारों को जोड़ने के लिए एक आयरन होता है, तो कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन में लेड प्लस टिन का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, लेड प्लस टिन होता है। और वह जो एक आप देखे होंगे मोम साइज का जो होता है उसको कहते हैं फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो फ्लक्स के लगाने से फ़ायदा यह होता है कि वह जो जोड़ने के लिए जिस एक एल्युमिनियम का तार होता है वही तो है आपका लेड और टिन, पीबी यानी कि लेड और टिन, उसको पिघलाने के लिए हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि आसानी से वह मेल्ट हो जाता है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन के बाद होता है आपका वाटर हीटर। ये क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए हम लोग देखते हैं वाटर हीटर यूज करते हैं। और भी यूज होता है जैसे कि आपका है गीजर हो गया, ठंडे के दिनों में गर्म पानी देता है। और ये बिजली कहाँ से लाता है, तो सोलर प्लेट लगा हुआ था, सोलर प्लेट को ही क्या करता है, सोलर प्लेट क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, और उसी इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, पानी गर्म होता है। फ्यूज, ये जो घरों में आप फ्यूज यूज करते हैं, तो फ्यूज क्या करता है, हमें अत्यधिक करंट से बचाता है। अगर कोई अत्यधिक करंट आ जाए तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूज मेल्ट करता है, फ्यूज पहले टूटता है, जिससे क्या होता है हमारा विद्युत धारा और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं वह बच जाते हैं। तो ये कैसे टूट जाता है, तो प्रिंसिपल है यही जूल का नियम कि जैसे ही फ्यूज में अत्यधिक करंट जाता है तो अत्यधिक करंट जाने के कारण फ्यूज का जो भी वायर है वह गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है वह टूट जाता है, जिससे क्या होता है हमारे और अदर डिवाइसेस सुरक्षित हो जाते हैं। बल्ब के बारे में हम और अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आयरन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और विद्युत के बारे में तो बता रखे हैं, फ्यूज के बारे में भी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, बल्ब और फ्यूज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और इसे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं इसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।